हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आप सभी का वीडियो बनाते बनाते रात के 2-3 बज चुके थे। ठीक है, तो अभी अभी मॉर्निंग हुई है, तो फटाफट अब आपका पेपर 3 कंप्लीट करा देती हूँ। ओके, तो 1 बाय 1 मैं सारे ही सब्जेक्ट आपके कंप्लीट कराने पे लगी हुई हूँ। तो बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, जितना हो सके शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, और सभी तक पहुँचाइए अपने दोस्तों तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आपको मैं समझा रही हूँ कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करना होता है। एक्चुअली होता क्या है कि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो माइंड में क्या होता है कि कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा हो जाती है, समझ नहीं आता है कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो होता ये है कि हम गलत भी करके आ जाते हैं, क्योंकि मैंने पिछली बार ये चीज़ फेस करी है। बहुत सारे बच्चे जो बीएड के थे, जब फर्स्ट टाइम एमसीक्यू पेपर उनका हुआ था, तो मतलब इतनी सारे 250 क्वेश्चंस मैंने एक एक सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराए थे जो 50 मार्क्स के थे, और आई थिंक लगभग 500 मैंने प्रोवाइड कराए थे जो 100 मार्क्स के यानी 80 मार्क्स के क्वेश्चन हुआ करते थे। तो उन क्वेश्चंस में सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह जाती है, बट मैंने पूरी कोशिश करी थी बहुत अच्छे से उसको समझाने की, और बच्चों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। 80+ मार्क्स करके आए हैं, यानी कि 80+ अटेंड करके आते थे। और इसमें ये था कि सभी क्वेश्चन, जितने वीडियो, जितने पीडीएफ मैंने बनाए थे, जितने मैंने बच्चों को दिए थे, मैक्सिमम अगर मैं कहूँ कि अगर 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चंस का पेपर था तो 45 तो कहीं नहीं उसी पीडीएफ से ही थे। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास तो क्वेश्चंस भी हैं, आपके पास तो इजी नोट्स भी है ना, आप इससे पढ़ सकते हैं आराम से। उन बच्चों के पास तो कोई भी पीडीएफ नहीं था, तो बुक से ही पूरा बनाकर प्रोवाइड कराया था। तो आपको बस इसमें समझाती चलूँगी और आपको उसका मतलब समझते चलना है और अपने दिमाग में बिठाते चलना है। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि रटा हुआ भूल जाओगे। इसलिए सिर्फ शब्दों को समझो, शब्दों को कैसे तोड़ना है, कैसे उनका रिलेशन बनाना है ऑप्शंस के साथ में, ये हमेशा अपने दिमाग में रखना। ठीक है, क्योंकि सभी पढ़ना और टिक करना ये तो सब आता है। ठीक है, बट आपको आपके दिमाग में वो आंसर्स कैसे रहेगा, उसका रिलेशन, उस क्वेश्चन और उस आंसर का रिलेशन आपके दिमाग में कैसे रहेगा, मेनली होता है ये चीज़ें। ठीक है, तो आज इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। बट अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट, ताकि सभी को इसका नोटिफिकेशन मिल सके। सो देखते हैं, चैप्टर 1 है पेपर 3 का। छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है ये, कानपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, BA सेकेंड ईयर। ठीक है, पेपर 3 है। पेपर 3 में टोटल जो भी आपके 17 क्वेश्चन, 17 चैप्टर्स हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आज के आज ही आपका पूरा पेपर 3 में कंप्लीट करा सकूँ एज अ मैराथन के तौर पे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन 1 है, नेतृत्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, अब नेतृत्व है क्या? लीडरशिप। तो जो लीडर होते हैं, ठीक है, जो लीडरशिप होता है, नेतृत्व होता है, हमारा मतलब क्या है? नेता से। ठीक है, और नेता में क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि वो आगे आगे चले, फिर उसके फॉलोअर्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी नेतृत्व शब्द का मतलब क्या होता है? आगे आगे चलना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आगे आगे चलना, ना कि पहल करना, ना कि नया रास्ता निकालना। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। देखो, आंसर्स को ना आप रिमूव करना भी सीखें। सबसे पहले तो जो आपको लगता है कि ये नहीं होगा, नेगेटिव्स हैं, ठीक है, मतलब ऐसे आपको थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, उनको तो आप कट ही कर दो। ठीक है, फिर बचेंगे आपके पास 1-2 ऑप्शंस, जो उनमें आपको अच्छे लगे वो उसको कर दीजिए। नेतृत्व शब्द का बोध कराता है अनुकरणीयता, पालन करने का, आदेश देने का या आज्ञा पालन करने का। तो नेतृत्व का मतलब होता है फॉलोअर्स बनाते हैं, वो अपने अनुयायी बनाते हैं जो उनका अनुकरण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुकरणीयता। ओके, तो समझ आया? जो नेता होते हैं वो आगे आगे चलते हैं, उनके पीछे उनके फॉलोअर्स यानी उनके अनुयायी चलते हैं। तो अनुयायी जो चलते हैं उनके पीछे, उनको कहते हैं अनुकरणीयता का वो पालन करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेतृत्व की प्रभावशीलता निर्भर करती है, जो लीडरशिप है इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो किस पर डिपेंड करती है? अनुगमन पर, अनुयायियों की संख्या पर, नेतृत्वकर्ता की संभाषण कला पर, या उपरोक्त में से किसी पर नहीं। ठीक है, तो नेतृत्व की प्रभावशीलता इस पर निर्भर करती है कि उसके कितने फॉलोअर्स हैं। नंबर ऑफ फॉलोअर्स पर डिपेंड करती है कि वह लीडरशिप कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत ही इफेक्टिव लीडरशिप होगा तो उसके फॉलोअर्स भी बहुत ही हो जाते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? थर्ड का बी हो जाएगा। किसने कहा कि नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निहित दिशा में ले जाने का साधन है? मार्टिन एम ब्रोमवेल, चेस्टर बनार्ड,
मैरी फॉलेट या साइमन, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स मार्टिन एम ब्रॉम्बेल। ठीक है, जो ब्रॉम्बेल हैं इन्होंने कहा कि जो ये लीडरशिप है, नेतृत्व है, व्यक्ति के समूह को निहित दिशा में ले जाने का साधन है। ठीक है, लीडरशिप क्या करती है, जो व्यक्ति का ग्रुप बना हुआ है, जो उसके पीछे फॉलोवर चल रहे हैं, उनको एक दिशा में ले जाने का वो साधन है। किसने कहा, ब्रॉम्बेल ने कहा। नेतृत्व को परिभाषित करते हुए किसने कहा कि नेतृत्व वह व्यवहारात्मक गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। चेस्टर बर्नार्ड, मैरी पार्कर फॉलेट, मार्टिन एम ब्रॉम्बेल या टेरी, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स ए, यानी कि चेस्टर बर्नार्ड ने कहा। अब यहाँ पर देखो याद कैसे रखोगे, मार्टिन एम ब्रॉम्बेल। ठीक है, अब ब्रॉम्बेल इन्होंने क्या कहा, व्यक्ति के समूह को निहित दिशा में ले जाने का साधन है। ब्रॉम्बेल एक तरीके से बम बेल है ना, बम फटा, ठीक है, बम बजा, तो ऐसे याद रखना, बम बजा तो जो व्यक्ति का समूह था वो एक ही दिशा में उड़ गया। ठीक है, तो जब बम बजा व्यक्ति का समूह एक दिशा में उड़ गया, तो यानी जो नेतृत्व व्यक्ति के समूह का दिशा था उसको ब्रॉम्बेल ने दिया। दूसरा थ्योरी है चेस्टर बर्नार्ड, यानी डेफिनेशन दिया चेस्टर बर्नार्ड ने। इन्होंने कहा यह वह बिहेवियर गुण है, ऐसी क्वालिटी है इंसान का जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। ठीक है, चेस्टर बर्नार्ड। अब ऐसे याद रखना, चेस्ट बनाना है ना, तो करते क्या हैं हम लोग, बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, चेस्टर बर्नार्ड, तो ऐसे याद रखना। तो वह क्या करता है, अपने व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। तो जिम जाते हैं आप, तो वहाँ पर क्या करते हैं, चेस्ट बनाते हैं। वहाँ पर होता क्या है, अन्य व्यक्तियों और उनकी क्रियाओं को निर्देश दिया जाता है। ठीक है, तो नेतृत्व भी क्या है, अन्य व्यक्तियों और उनकी क्रियाओं को निर्देशित करने का एक व्यवहारात्मक गुण है। इसको किसने कहा, चेस्टर बर्नार्ड ने कहा। विभाग या संगठन का अध्यक्ष नेता नहीं होता, बल्कि नेता वह है जो अपने समूह को शक्ति प्रदान करता है, जो जानता है कैसे प्रोत्साहित करें, कैसे सभी से जो दे सकते हैं को प्राप्त किया जाए। नेतृत्व की यह परिभाषा किसने दी, डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, मैरी पार्कर फॉलेट ने दिया है। फॉलेट ने कहा कि कोई भी विभाग या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो अध्यक्ष होता है वो नेता नहीं होता है। नेता तो वह होता है, लीडर तो वह होता है जो अपने ग्रुप को एक मोटिवेट करता है, उसको एक एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ताकि उससे जो चीज़ चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वो हमें मिल सके। ठीक है, तो ये होता है लीडरशिप। मैरी पार्कर फॉलेट, अगर फॉलेट भी याद रहेंगे तो फॉलेट का मतलब हो गया फॉलिक एसिड, ऐसे याद रखना, फॉलेट फॉलिक एसिड से रिलेटेड होता है और जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो फॉलेट है यानी फॉलिक एसिड होता है वो हमें एनर्जी देता है। तो इसी तरीके से फॉलेट के हिसाब से नेता वह होता है जो अपने समूह को शक्ति देता है, प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है फॉलेट। फॉलेट ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं, डियर स्टूडेंट, फॉलेट ने नेतृत्व के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो नोट कर लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन फॉलेट द्वारा बताया गया नेतृत्व का प्रकार नहीं है। तो अभी हमने देखा कि फॉलेट ने नेतृत्व के, लीडरशिप के 3 प्रकार बताए हैं, तो उनमें से कौन कौन है, तो सबसे पहले ये समझ लो। ठीक है, एक तो व्यक्ति जनित नेतृत्व है, पद जनित नेतृत्व है, कार्य जनित नेतृत्व है। ये 3 है जो फॉलेट द्वारा बताए गए नेतृत्व के, लीडरशिप के टाइप हैं। ठीक है, तो कौन सा नहीं हुआ फिर, प्रतिभा जनित नहीं हुआ, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा था, नहीं है। किसने नेतृत्व के 7 प्रकार बताए हैं, फॉलेट ने तो 3 ही बताए हैं। ठीक है, लेकिन 7 प्रकार किसने बताए हैं, तो किम्बल यंग ने जो 7 प्रकार बताए हैं। ठीक है, 7 प्रकार किम्बल यंग द्वारा बताए गए नेतृत्व का प्रकार है। तो कौन कौन सा नेतृत्व का प्रकार है किम्बल द्वारा बताया गया, तो यहाँ पर राजनैतिक है, प्रजातांत्रिक है, नौकरशाही नेता है या आध्यात्मिक नेता है। तो जो आध्यात्मिक नेता है वो किम्बल यंग द्वारा बताया गया नेतृत्व के प्रकार, 7 प्रकारों में से एक प्रकार है। ठीक है, तो किम्बल यंग ने कितने प्रकार बताए, 7, जिनमें से आध्यात्मिक नेता भी एक प्रकार है। बोगार्डस ने नेता के कितने प्रकार बताए, 7, 4, 6 या 5। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना, बोगार्डस ने नेता के 5 प्रकार बताए हैं। मान्यता के आधार पर नेतृत्व के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें शामिल है, क्या शामिल है, जो मान्यता है, यानी कि अगर हम बात करें तो नेतृत्व कितने प्रकार की होगी, मान्यता के आधार पर 3 प्रकार की होती है। तो उसमें है क्या, स्वतः नियुक्ति, समूह द्वारा नियुक्ति, कार्यकारिणी द्वारा नियुक्ति या उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी जो नेतृत्व 3 प्रकार के होते हैं उनमें स्वतः नियुक्त, अपने आप शामिल होना,
समूह द्वारा नियुक्ति, समूह कोई आपको नियुक्त कर दे, ठीक है, इनवाइट करके आपको ज्वाइन करवा दे, या कार्यकारिणी द्वारा नियुक्ति, तो मतलब इन तीनों के द्वारा उसमें नियुक्ति होती है, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोटे तौर पर नेतृत्व के 2 प्रकार होते हैं। मान्यता के आधार पर 3 प्रकार का, फॉलेट के अनुसार भी 3 प्रकार का, ठीक है, लेकिन बोगार्डस ने नेता के 5 प्रकार बताए, और 7 प्रकार किसने बताए, तो नाम याद रखना इनका, किम्बल यंग ने, उन्होंने 7 प्रकार बताए। और मोटे तौर पर बात किया जाए तो नेतृत्व के 2 ही प्रकार हैं, ठीक है, तो कौन से हैं, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, प्रजातांत्रिक एवं राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, सी ए बी दोनों, यानी कि प्रजातांत्रिक और राजनीतिक नेतृत्व ये 2 प्रकार होते हैं मोटे तौर पर, ठीक है। 14 नंबर, किसने नेता को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नेता के रूप में वर्गीकृत किया है। यानी नेता जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष होते हैं, एक अप्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब एक डायरेक्ट होते हैं और एक इनडायरेक्टली नेता होते हैं। किम्बल यंग ने, बोगार्डस ने, मैरी पार्कर फॉलेट ने या टेरी ने, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बोगार्डस ने। किस विद्वान ने नेता को पैगंबर, संत, विशेषज्ञ तथा मालिक नेता में वर्गीकृत किया है। किसमें, पैगंबर, संत, विशेषज्ञ तथा मालिक, 4 पार्ट में नेता को वर्गीकृत किया है। किसने किया है, बोगार्डस ने किया है, कि जो नेता होते हैं, नेता में पैगंबर, संत, विशेषज्ञ और मालिक होते हैं। निरंकुशवादी नेतृत्व होता है, निरंकुशवादी, ठीक है, जिसमें एक तरीके की हंसी खुशी ना हो, ठीक है, आशावादी ना हो, जिसमें निराशा ही हो, तो वो होता है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व के ठीक विपरीत काम होना, प्रजातांत्रिक नेतृत्व के समानार्थी काम होना। अब जैसे लोग चाह रहे हैं वैसे काम होगा तब तो निरंकुश वहाँ पर होना ही नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन तो आप कट ही कर सकते हैं यहाँ से, है ना, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं। प्रजातांत्रिक नेता के साथ अगर होगा तो भी नहीं, अगर भाई आप पब्लिक के साथ मिलकर काम कर रहे हो तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो जो चाहता है उसको कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके समकक्ष कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आप प्रजा के विपरीत कार्य करते हैं ना, तो वो वाला जो नेतृत्व होता है वो होता है निरंकुशवादी नेतृत्व। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नाम से समझने की कोशिश करना कि कैसे आपको आंसर्स को हटाने हैं वहाँ पर, यानी कि कौन कौन से ऑप्शंस को हटा देने हैं, उसके बाद बचे हुए में से आपको चूज करने हैं। किस प्रकार के नेतृत्व में संपूर्ण सत्ता एक ही व्यक्ति में निहित होती है और अन्य सदस्यों को राय या सम्मति देने का अधिकार नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, जो होता है राजतंत्र, तानाशाही, जो इसमें पहले एक राजा हुआ करता था और प्रजा उसकी बात मानती थी, ठीक है, तो वो होता है राजतांत्रिक। और जो यहाँ पर फिर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा राजतांत्रिक नेतृत्व, जिसमें केवल एक राजा होता है, वो पूरी सत्ता को संभालता है, कोई सदस्य उसमें राय मसला नहीं दे सकता है। लेकिन जो प्रजातांत्रिक नेतृत्व है, जैसे अपने भारत का संविधान है प्रजातांत्रिक, इसमें क्या होता है, पब्लिक सरकार चुनती है ना, तो वो अपना राय मसला दे सकती है। तो राजतांत्रिक नेतृत्व में एक सत्ता के हाथ में सब कुछ होता है, बाकी कोई सदस्य कोई राय या सम्मति नहीं दे सकते हैं। किस प्रकार के नेतृत्व में नेता अपने निर्णय सभी या अधिकांश सदस्यों की रायों तथा सुझावों को वांछित महत्व देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, ठीक है। जो प्रजातांत्रिक नेतृत्व होता है वो अपने नेता अपने निर्णय सभी या अधिकांश सदस्यों की राय और सुझावों को वांछित महत्व देता है, ठीक है, मतलब सभी से, तो वो प्रजातांत्रिक नेतृत्व होता है। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेतृत्व की आवश्यकता किन कारणों से होती है? उद्देश्य निर्धारण हेतु, नीति निर्धारण हेतु, समन्वय स्थापित करने हेतु या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो लीडरशिप है, नेतृत्व है, ये ऑब्जेक्ट को भी डिसाइड करती है कि हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हमारी पॉलिसी नीतियों को भी डिसाइड करती है, समन्वय स्थापित करती है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करती है, ठीक है। तो ये होता है एक लीडरशिप की आवश्यकता। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेतृत्व के विकास से संबंधित मुख्य सिद्धांत क्या हैं? अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत, संयोग का सिद्धांत, विलक्षणता का सिद्धांत। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेतृत्व के विकास से संबंधित सिद्धांतों को याद रखना, अयोग्यता में योग्यता, संयोग का सिद्धांत, विलक्षणता, तो ये सभी ही नेतृत्व के विकास से सिद्धांत से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी सिद्धांत के विद्वानों की मान्यता है कि नेतृत्व व्यक्ति की विलक्षण प्रतिभाओं का परिणाम है। किसका? विलक्षण प्रतिभाओं का। तो विलक्षण प्रतिभा आ गया तो सीधी सीधी किसका सिद्धांत हो जाएगा? ये विलक्षणता का सिद्धांत हो जाएगा।
22 है, नेतृत्व का विकास तभी होता है जब किसी व्यक्ति के समस्त या अधिकांश नेतृत्व गुणों का संतुलित विकास हो। यह अवधारणा किस सिद्धांत में है? डियर स्टूडेंट, सीधे सीधे देखो यहाँ पर क्या बोला कि जो व्यक्ति है उसका समस्त नेतृत्व गुण का क्या हो रहा है? संतुलित विकास हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? संतुलन का सिद्धांत हो जाएगा, यानी कि हर चीज बैलेंस में चल रही है। आलपोर्ट ने एक प्रभावी नेता में कितने गुणों का होना आवश्यक बताया है? तो आलपोर्ट के हिसाब से एक प्रभावी नेता में 18 गुण होने चाहिए। ठीक है, 24 देखते हैं अब। एक प्रभावी नेता में किन शारीरिक गुणों का होना आवश्यक है? वह देखने में भद्दा ना लगे, शरीर की ऊंचाई समूह के सदस्यों से बहुत कम या ज़्यादा ना हो, उसका वजन संतुलित हो, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है? किन शारीरिक गुणों का? फिजिकली उसका, तो फिजिकली नेता कैसा होना चाहिए? अट्रैक्टिव होना चाहिए थोड़ा, यानी भद्दा ना लगे। ठीक है, थोड़ा मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत बौना हो या बहुत लंबा हो, तो नॉर्मल हाइट में भी होनी चाहिए। उसका जो वजन है, वेट है, वो भी नॉर्मल ही होना चाहिए, यानी ये सभी फिजिकली फिट होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नेता में किन गुणों का होना नितांत अनिवार्य है? स्फूर्ति तथा प्रसन्नता, स्पष्टता तथा तत्परता, समय की पाबंदी, उपरोक्त सभी। तो एक नेता पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, टाइम पर हर काम करें, क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है, और हमेशा वो हैप्पीनेस रहे, उसमें एक लेजीनेस ना हो, हमेशा वो प्रसन्नचित्त हो और हमेशा काम के प्रति तत्पर हो। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की बात सबसे पहले किस देश में की गई थी? तो अगर हम शैक्षिक प्रशासन में बात करें तो लीडरशिप की बात सबसे पहले, ठीक है, कहाँ पर की गई थी? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए में, यूएसए। ठीक है, अब है 27 नंबर क्वेश्चन। कार्यविधि के ज्ञान के अंतर्गत नेता को किन बातों की जानकारी होना आवश्यक है? कार्य संबंधी कौशल की जानकारी, कार्य की प्रकृति का ज्ञान, कार्य के प्रति आवश्यक अभिवृत्ति, ये सभी ही एक नेता को इन सब के बारे में कि क्या है कार्य, ठीक है, कार्य संबंधी कौशल, उसमें स्किल्स कौन सी लगनी है, उसका नेचर क्या है कार्य का, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसमें जरूरी हैं, तो ये सभी उसको ज्ञान होना चाहिए। किसकी मान्यता है कि नेता को शिक्षण प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए? तो ये किसका मानना है डियर स्टूडेंट? ये नैस्विले का मानना है। ये कहते हैं कि जो नेता है उसको शिक्षण प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं 29। नेतृत्व के मुख्य सिद्धांत क्या क्या हैं? विशेषता का सिद्धांत, व्यापार व शैली सिद्धांत, परिस्थिति वश और आकस्मिक का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेतृत्व एकीकृत मॉडल के चौथे तत्व में शामिल है सामाजिक मूल्य, समूह की आर्थिक परिस्थिति, समूह की राजनीतिक परिस्थिति, उपरोक्त तीनों। तो डियर स्टूडेंट इसमें भी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। एकीकृत मॉडल के चौथे तत्व में सम्मिलित है सामाजिक मूल्य, समूह की राजनीतिक परिस्थिति और समूह की आर्थिक परिस्थिति। तो इस तरीके से हमने क्या किया? चैप्टर 1 को फिनिश किया। अब हम चैप्टर 2 देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को देखते हैं, ठीक है, देन हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 2 नंबर 2 है हमारा शिक्षा प्रशासन में संप्रेषण का महत्व, यानी कम्युनिकेशंस का रोल क्या होता है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव में। तो पहले कम्युनिकेशन शब्द समझ लो। जो मैं आप तक अपनी वीडियो भेज रही हूँ तो ये भी क्या है? एक तरीके का कम्युनिकेशन है, पर कैसा? इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है यहाँ पर एक लोग हों और यहाँ पर एक लोग हों, ये अपनी बात इन तक पहुंचाएं और ये अपनी बात इन तक पहुंचाएं, यानी कि दो लोगों के बीच की ऐसी वार्तालाप जिसमें हम अपने विचारों को, ठीक है, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं, वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन या संप्रेषण कहलाता है। इसमें कितने तत्व होते हैं? एक तो जो संदेश है, जो मैसेज भेजना है, तो वो होना चाहिए, है ना, किस बात पे भेजना है मैसेज, क्या उसका सब्जेक्ट है, क्या विषय वस्तु है संदेश का, मैसेज का। जो भेजने वाला है, एक तो सेंडर होना चाहिए, ठीक है, जो मैसेज को भेज रहा है। एक रिसीवर होना चाहिए जो संदेश को रिसीव कर रहा है, ठीक है। बीच में एक मीडियम भी तो होना चाहिए जो कि इस मैसेज को एक दूसरे तक पहुंचा रहा है। अगर हम मीडियम की बात करें, डायरेक्टली अगर हम एक दूसरे के सामने खड़े हैं तो एयर हो गया इसका मीडियम, लेकिन अगर हम एक दूसरे से दूर हैं तो फ़ोन कॉल्स पे हो गया, टेलीफोनिक हो गया, चैटिंग हो गया, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, और इस तरीके से जैसे आप पढ़ रहे हो ये हो गया। तो ये सभी क्या है? एक तरीके के संप्रेषण है, कम्युनिकेशंस हैं, ठीक है। तो समझ आ गया। इसकी बहुत ही क्वालिटीज़ भी हैं,
विशेषताएं भी बहुत ज़्यादा हैं इसकी, ठीक है। तो अब इन्हीं के बेस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आंसर्स करने हैं। और हाँ, संप्रेषण कैसा होता है, तो द्विमार्गी होता है, जैसे यहाँ पर हैं और यहाँ पर हैं, ठीक है। अब ये दोनों एक बात कर रहे हैं तो ये अपनी बात इस तक पहुँचा सकता है, ये अपनी बात इस तक पहुँचा सकता है, तो द्विमार्गी प्रक्रिया होता है, यानी 2 डायरेक्शनल प्रोसेस होता है ये, ठीक है। जैसे अगर हम रेडियो की बात करते हैं तो वो क्या होता है, सिंगल डायरेक्शन होता है, केवल हम उसकी बात सुन सकते हैं, हम अपनी बात उस तक नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अगर हम बात करें टेलीफोनिक की, तो टेलीफोन पे हम रिसीवर को कुछ भी बता सकते हैं और रिसीवर अपनी बात को भी वापस कह सकता है। तो ये क्या होता है, 2 वे प्रोसेस होता है। तो जो संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, ये 2 वे प्रोसेस होता है, यानी कि द्विमार्गी प्रक्रिया होती है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बट अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को फटाफट, ताकि जितना हो सके इसका बेनिफिट सभी को मिले। साथ ही साथ मुझे भी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ही मिले, क्योंकि मैं इतना वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा कहीं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। बट प्लीज़ चैनल को जितना हो सके आगे बढ़ाइए। संप्रेषण आवश्यक रूप से क्या है, त्रिमार्गी प्रक्रिया, परिस्थितिजन्य प्रक्रिया, अद्वितीय प्रक्रिया, द्विमार्गी प्रक्रिया। तो कम्युनिकेशन मैंने क्या बोला, द्विमार्गी प्रक्रिया है, यानी 2 वे प्रोसेस होता है। संप्रेषण की आवश्यकता प्रबंध के किस स्तर पर होती है, यानी जो कम्युनिकेशंस की नीड है मैनेजमेंट के किस लेवल पर की जाती है, प्रबंध के उच्च स्तर पर, प्रबंध के निम्न स्तर पर, प्रबंध के मध्य स्तर पर, या प्रबंध के सभी स्तरों पर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रबंध के सभी स्तरों पर, यानी सभी लेवल्स पर कम्युनिकेशन की, संप्रेषण की आवश्यकता होती है। संचार एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कि सामान्य प्रणाली द्वारा व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम चिन्ह के थ्रू, प्रतीक के थ्रू, व्यवहार के थ्रू, चिन्ह का मतलब हो गया यहाँ पर साइन, प्रतीक हो गया सिंबल, व्यवहार हो गया बिहेवियर, के थ्रू एक दूसरे से अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। संचार में सम्मिलित है, यानी कम्युनिकेशन में क्या चीज़ें आती हैं, तथ्य, विचार, भावनाएं या सभी। तो आपको क्या लगता है इसमें, ये सभी ही आती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी फैक्ट हैं, थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, ये सभी चीज़ें कम्युनिकेशंस में आती हैं। संप्रेषण के लिए होना चाहिए प्रेषक, यानी जो मैसेज भेज रहा है, प्राप्तकर्ता, यानी जो मैसेज रिसीव कर रहा है, दोनों या तो कोई एक। तो आपको पता है कि संप्रेषण के लिए दोनों ही होने चाहिए, कोई एक बोलेगा, कोई एक सुनेगा, तभी तो वो कम्युनिकेशन कहलाएगा, संप्रेषण कहलाएगा। कोई एक अकेला होगा तो वो संप्रेषण कैसे होगा। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। अंग्रेजी भाषा का शब्द कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। तो डियर स्टूडेंट याद रखना, ये लैटिन भाषा के कम्युनिको और कम्युनिस्ट दोनों ही शब्द से मिलकर बना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त ए एंड बी दोनों, ठीक है। संप्रेषण विनिमय है, ठीक है। एक्सचेंज, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। तो जो कम्युनिकेशन एक्सचेंज हो रहा है क्या है, तो हम इसमें देखते हैं कि हम फैक्ट जो है उसका भी एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं, इमोशंस को भी शेयर कर रहे हैं, अपने थॉट्स को भी एक दूसरे को बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट सभी, ऑल ऑफ दीज, यानी तथ्यों का, भावनाओं का, विचारों एवं सम्मतियों का, इन सभी का एक दूसरे में आदान प्रदान करना, ट्रांसफ़र करना उपसंप्रेषण विनिमय कहलाता है। तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। संप्रेषण हो सकता है 2 व्यक्तियों के मध्य, 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कम्युनिकेशन हम 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ भी कर सकते हैं, 2 व्यक्तियों के साथ भी कर सकते हैं। जैसे 3-4 दोस्त हो, आपस में बात कर रहे हो, तो क्या हो गया, ये कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो समझ लो कि इसको क्या करना है फिर। अब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9th है, संप्रेषण शब्दों, पत्रों या सूचना, विचारों, सम्मतियों का आदान प्रदान करने का समागमन है। यह कथन किसका है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, फ्रेड जी मायर, यानी जो फ्रेड जी मायर हैं इन्होंने कहा कि जो संप्रेषण शब्द है यह शब्दों, पत्रों, सूचनाओं और विचारों का एक दूसरे में आदान प्रदान करता है। संप्रेषण का आवश्यक तत्व क्या है, संदेश, प्रेषक, प्रेषिती या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन में मैसेज भी होना जरूरी है, सेंडर भी होना जरूरी है, ठीक है, और रिसीवर भी होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, संप्रेषण क्या है। संप्रेषण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिस, ठीक है, संबंध विकास की तकनीकी है, माध्यम या पथ पर आधारित है, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी, ठीक है। संप्रेषण, एक मिनट इसको करेक्ट करिए थोड़ा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो ये नहीं होगा, संबंध विकास की तकनीकी भी नहीं होगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसको ऐसे समझो,
देखो निरंतर चल, अब कोई लगातार तो बोलता नहीं रहेगा ना, रुकेगा तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा, तो ये दो ऑप्शन कट जाते हैं। संबंध विकास करने की कोई ये तकनीकी नहीं है, माध्यम या पथ पर आधारित, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माध्यम या पथ पर आधारित होता है। संप्रेषण का उद्देश्य क्या है, सूचना देना, गतिविधियों को समायोजित करना, प्रबंधीय कार्य क्षमता को बढ़ावा देना या उपरोक्त सभी, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है संप्रेषण का लक्षण क्या है। संप्रेषण एक प्रक्रिया है, संप्रेषण का क्षेत्र व्यापक होता है, यह एक माध्यम है जिसके द्वारा सम्मतियों तथा तथ्यों का आदान प्रदान होता है, या उपरोक्त सभी, तो हम क्या कह सकते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी, यानी कि यह एक प्रक्रिया भी है, इसका क्षेत्र बहुत ही ब्रॉड है और एक दूसरे से हम अपने आदान प्रदान करते हैं इन्फॉर्मेशन को, और सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण में 4 एस आता है, ठीक है, उस 4 एस को पहले नोट कर लो कि क्या क्या आता है। शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्प्रेड और सिंसियरिटी, ये 4 शब्द हैं जो कि किस में आते हैं, कम्युनिकेशन में 4 एस आते हैं। शॉर्टनेस यानी छोटा मैसेज जितना होता है, कहते हैं ना एक लाइन में अगर आप बहुत बड़ी बात कह जाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, तो शॉर्टनेस ज़रूरी है। सिंप्लिसिटी मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स ना हो, सिंपल हो। स्प्रेड जिसको फैलाया जा सके, बहुत ही सिंसियरिटी होती है, ये सभी याद रखना, ये 4 एस होते हैं। संप्रेषण को द्विमार्गी क्रिया क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सूचना प्रेषककर्ता से सूचना ग्राही तक प्रतिपुष्टि के साथ प्रेषित होती है, सूचना प्रतिपुष्टि के बिना प्रेषित होती है, संप्रेषण में संचरण एवं बोधगम्यता होती है। डियर स्टूडेंट, राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें जो सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, वो सेंडर से रिसीवर तक एकदम कंप्लीटली पहुंचती है, प्रतिपुष्ट होकर, यानी कि वेरीफाइड होकर पहुंचती है। 16 नंबर है, संप्रेषण के लिए किस शर्त का होना आवश्यक होता है। सूचनाग्राही का विद्यमानता, सूचनादाता में सूचित करने की इच्छा का होना, सूचनाग्राही का संदेश का उत्तर देने में सक्षम होना, उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी सूचनाग्राही की विद्यमानता, जो रिसीवर है वो होना चाहिए, और जो सेंडर है उसको इन्फॉर्मेशन को भेजने की इच्छा भी होनी चाहिए, ठीक है, और जो रिसीवर है उसको संदेश मिलने पर उसका रिस्पांस भी करना चाहिए, तो ये सभी शर्त होती हैं। एकल मार्गी संप्रेषण में, ठीक है, नहीं होती है, क्या नहीं होती है एकल मार्गी संप्रेषण में, संदेशबद्धता, संदेश वाचन, प्रतिपुष्टि या विचार की सृष्टि, तो जो एकल मार्गी संप्रेषण होता है इसमें प्रतिपुष्टि नहीं होती है, वेरिफिकेशन नहीं होता है। जैसे रेडियो ने जो कह दिया हमने वो सुन लिया, हम उससे फिर से उस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकते हैं, वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, तो प्रतिपुष्टि नहीं होता है किसमें, एक मार्गी संप्रेषण में। संप्रेषण में कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है, कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। संप्रेषण होता है, कैसी प्रक्रिया है, वैज्ञानिक, सार्वभौमिक, त्रिआयामी, या ये सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल, यानी कि सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है, संदेश भेजना, आउटपुट करना, संदेश प्राप्त करना या प्रतिपुष्टि करना, यानी कि सेंडिंग करना, मैसेज को रिसीव करना, डिकोड करना या उसको वेरीफाई करना, तो अंतिम चरण क्या होता है, मैसेज को वेरीफाई करना, प्रतिपुष्टि करना। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, टीवी सेट या रेडियो पर समाचार पाठक द्वारा समाचार पढ़कर सुनाना किसका उदाहरण है, एक मार्गी, द्विमार्गी, त्रिमार्गी या बहुमार्गी। तो अभी मैंने आपको बोला एकल मार्गी संप्रेषण में रेडियो और टीवी सेट आता है, क्योंकि उसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं, उसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। संप्रेषण है विज्ञान, कला, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो डियर स्टूडेंट राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों, यानी जो कम्युनिकेशन है ये एक साइंस भी है और ये एक आर्ट भी है, तो विज्ञान और कला दोनों ही होगा। संप्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है, क्योंकि संप्रेषक एवं संप्रेषित दोनों मानक प्राणी होते हैं। संप्रेषण व्यक्तियों के समूह में होता है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो उपरोक्त दोनों ही हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन जानवर तो करेंगे नहीं, कम्युनिकेशन मानक प्राणी के बीच में होता है, व्यक्तियों के समूह में होता है, तो इसका दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा। संचार संगठन को दृढ़ बना सकता है अथवा विनाश कर सकता है। जो कम्युनिकेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग भी बना सकता है, उसको डिस्ट्रॉय भी, डैमेज भी कर सकता है। यह कथन किसने कहा है, डियर स्टूडेंट नोट करना, यह चार्ल्स ई रेडफील्ड ने कहा है। भाषा का देखो कैसे, रेडफील्ड कहते हैं ना, रेड शब्द जहाँ पर आ जाए वार्निंग समझना, तो ये बना भी सकता है बिगाड़ भी सकता है, ठीक है, कौन, कम्युनिकेशन, तो किसने कहा, रेडफील्ड ने कहा। भाषा का क्या उद्देश्य होता है, संप्रेषण करना, पढ़ना सिखाना, लिखना सिखाना या बातचीत करना सिखाना, तो भाषा का क्या उद्देश्य होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा भाषा हमें आनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे से सही ढंग से कम्युनिकेट कर सकें।
संप्रेषण का सामान्य कार्य कौन सा है? मानवीय संबंध बनाना, कैरियर का विकास करना, प्रोत्साहन पूर्ण वातावरण बनाना, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। डियर स्टूडेंट, आप क्या समझ रहे हैं? प्रोत्साहन पूर्ण वातावरण बनाना ही संप्रेषण का सामान्य कार्य होता है। संप्रेषण किसी संगठन का जीवन रक्त होता है। संप्रेषण प्रक्रिया के बिना कोई व्यावसायिक क्रिया नहीं हो सकती। यह कथन किसका है? कीथ डेविड, लुई एलन कूड्स एंड ओडोनेल, थियो हैमन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका? ए, यानी कीथ डेविस जो हैं उन्होंने कहा कि जो संप्रेषण है ये किसी संगठन का जीवन रक्त है, लाइफ ब्लड होता है, जो संप्रेषण प्रक्रिया के बिना कोई व्यावसायिक क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो हम कोई भी बिजनेस प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। 28वां है, संप्रेषण का आशय दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, अनुमानों, भावनाओं व संवेगों के आपसी विनिमय से है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें? विचारों का। ठीक है, तो विचार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ है जिसके बेस पर आपको एक आंसर्स करने हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। देखो इसमें, संप्रेषण आवश्यक रूप से एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। सूचना का केवल भेजा जाना ही आवश्यक नहीं होता, वरन इसका प्राप्त करना एवं सूचना प्राप्तक द्वारा समझना भी आवश्यक होता है। मतलब यह है कि एक तो द्विमार्गी प्रक्रिया है, टू वे प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन, ये सबको पता है, लेकिन हमने भेज दिया इतना ही आवश्यक नहीं होता है। जो रिसीवर है उसने उसको रिसीव किया, उस बात को समझा कि मैसेज है क्यों। ठीक है, जब तक वो इन चीज़ों को नहीं समझता है, रिस्पॉन्स नहीं करता है, तब तक यह प्रोसेस क्या होता है? अपूर्ण रहता है, यानी कि अनकम्प्लीटेड रहता है। जब तक कि उचित समझ पर आधारित प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया ना हो, जब तक कि वो कोई रिस्पॉन्स ना दे दे, प्रतिपुष्टि को संप्रेषण का आवश्यक अंग माना जाता है। पढ़ दिया हमने, अब आपको करना है आंसर्स। संप्रेषण प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। प्रशिक्षण, सूचना, ज्ञान या संदेश। तो डियर स्टूडेंट, क्या बोला मैंने अभी? जो संप्रेषण होता है वो संदेश प्रदान करने की एक प्रक्रिया होती है। संप्रेषण का क्षेत्र होता है, कैसा क्षेत्र होता है? तो व्यापक क्षेत्र होता है। संप्रेषण विनिमय है, किसका? भावनाओं का, तथ्यों का, युक्तियों का, उपरोक्त सभी। तो संप्रेषण में भावना, तथ्य, युक्ति सबका ही ट्रांसफर किया जाता है। 32वां नंबर, निम्न में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण नहीं है? रेडियो प्रसारण, ये तो हम मौखिक बात करते हैं। प्रश्नावली, साक्षात्कार या टीवी प्रसारण। तो टीवी भी, इंटरव्यू भी और रेडियो प्रसारण, इन सभी में हम ओरली माउथ से बात करते हैं, लेकिन प्रश्नावली, क्वेश्चन आंसर्स हमको करना पड़ता है, तो ये नहीं होगा मौखिक संप्रेषण। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उचित संदेश देना, असतत प्रक्रिया है, अनुचित संदेश देना है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक गलत मैसेज आ गया। अनुचित संदेश देना हमारा कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम चाहते हैं आपको एक वेरीफाइड, है ना, एक अच्छा कंटेंट दे सकें, तो अनुचित कंटेंट देना नहीं सही होता है। तो ये तो इनमें से सभी नहीं होगा, क्योंकि अनुचित संदेश वाला कट हो गया। असतत प्रक्रिया, ये भी कट कर दो। फिर बचा क्या? मुख्य उद्देश्य से पूछा है, तो उचित संदेश देना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। संप्रेषण शब्द बना है, किससे बना है? लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश या इनमें से कोई नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अभी बताया था कि जो कम्युनिकेशन है ये लैटिन शब्द से बना हुआ है। ठीक है, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसने कहा? डियर स्टूडेंट्स, नोट करना, कीथ डेविस ने, थियो हैमन ने, पीटर लिटिल ने या मैथ्यूज ने। तो यह कथन किसने कहा है? कीथ डेविस ने कहा है। संप्रेषण विनिमय है, युक्तियों का, प्रबंध का, संस्कृति का, सूचना का। तो संप्रेषण विनिमय क्या है? युक्तियों का, प्रबंध का, संस्कृति का या सूचना का। तो इसमें सूचनाओं का एक विनिमय होता है, यानी कि संप्रेषण विनिमय जो होता है इसमें इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो हो गया। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है 2 चैप्टर्स। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये है आपका दल निर्माण, यानी कि टीम बिल्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम 3rd और 4th को फिनिश करते हैं। तब तक के लिए आप इनको देखो, एंजॉय करो, और कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करो। बट प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।